हेलो गाइस, द मॉन्स्टर कम फ्रॉम कॉमिक के एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं सिटी की काफी सारे लोग भाग रहे होते हैं और इन्हें भागते हुए देख के हैरान हो रहा होता है और उन गार्ड से पूछता है ये लोग ऐसा क्यों भाग रहे हैं। और वो गार्ड बोलता है इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, गार्ड्स ने बस सिटी के बाहर कुछ जंगली बीज देखे होंगे इसलिए ये सब भाग रहे होंगे, शायद से वो बीज जल्दी यहाँ हमला करने आएंगे। और इन्हें बोलता है क्या सिटी में जंगली बीज हमला करने वाला है, क्या तुम लोग कुछ करोगे। और वो गार्ड बोलता है इंसान बीज को रिसोर्सेज के लिए हंट करते हैं और बीज इंसानों को अपने खाने के रूप में देखते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, हर 1-2 दिन में ऐसा हमला होता रहता है, जब तक लेवल 1 के अलर्ट ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्हें बोलता है लेवल 1 अलर्ट ये कब आता है। और वो गार्ड बोलता है जब इंटरमीडिएट प्रीशियस बीज सिटी में हमला करता है तब आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। इंटरमीडिएट बीज बड़े बड़े सिटीज में होते हैं और इसी छोटी सी सिटीज में कभी दिखाई नहीं देते हैं। और इन्हें बोलता है ये सुन के राहत मिली और इन्हें मन ही मन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ प्रीशियस बीज कहाँ कभी ना आई। लेकिन तभी सिटी में रेड अलर्ट शुरू हो जाता है और ये देख के इन्हें बोलता है रेड अलर्ट का मतलब क्या है, क्या ये लेवल 1 का अलर्ट है। और वो गार्ड हैरान होकर बोलता है हाँ रेड अलर्ट का मतलब लेवल 1 का अलर्ट है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। और इन्हें मन ही मन कहता है अभी तो इसने कहा था इंटरमीडिएट प्रीशियस बीज कभी इस छोटी सी सिटीज में दिखाई नहीं देते, तो फिर ये प्रीशियस बीज कहाँ से आ गया। और वो गार्ड अपने साथियों से कहता है जल्दी से सबको फोर्ट्रेस में जमा करो। और वो दोनों गार्ड हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो गार्ड यिनिंग की तरफ देख के कहता है पहले डायरेक्टर कांग के मामले को भूल जाओ, रेड अलर्ट की सिचुएशन में सभी सिटीजन को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, तुम लोग मेरे साथ फोर्ट्रेस में चलो। और यिनिंग बोलता है फोर्ट्रेस, और हम इस तरह सिटी के बाहर एक फोर्ट्रेस को देखते हैं और वहाँ गार्ड्स का कमांडर बोल रहा होता है सभी डिफेंस पॉइंट पर सोल्जर तैनात होना चाहिए, तो जल्दी चलो। और यिनिंग भी उसी फोर्ट्रेस में पहुंच गया होता है और यिनिंग उस फोर्ट्रेस को देख के बोलता है ये एक फोर्ट्रेस है जो स्पेशली उन बीज को रोकने के लिए बनाया गया है। और यिनिंग की नजर उस फोर्ट्रेस में लगे हुए हथियारों पर जाता है और यिनिंग बोलता है क्या वो कैनन्स है। और वो गार्ड बोलता है अभी कुछ ही हथियार यूज करने लायक बचा है, हथियार कम होते जा रहे हैं और सारे फोर्ट्रेस में बस 6 हथियार लगाया गया है। और यिनिंग मन ही मन कहता है सारे कैनन्स मिला के सिर्फ 18 कैनन्स होंगे, इतनी से कैनन्स से प्रीशियस बीज को नहीं रोक पाएंगे। और वो गार्ड कहता है हमें पहले अंदर जाना चाहिए, इस न्यू एरा में कैरेज और सर्वेंट और प्रूफ्स रखने का मतलब है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं। और यिनिंग ये सुन के कुछ नहीं बोलता है, बस चुप रहता है और वो लोग फोर्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। और वो गार्ड यिनिंग की तरफ देख के कहता है हालांकि मैं तुम्हारी करेंट कल्टीवेशन स्टेज को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम फाउंडेशन लेवल के 5 या 8 में होंगे। और यिनिंग के सामने से 2 बैटल गियर्स आ रहे होते हैं और यिनिंग मन ही मन कहता है बिल्डिंग की बाहर पूरी तरह से रीइंफोर्स किया गया है और अंदर न्यू क्राफ्टिंग फैक्ट्री है, ये तो बहुत अमेजिंग है। और यिनिंग की नजर उन बैटल गियर्स पर जाता है और यिनिंग कहता है वो बैटल गियर्स शायद मिलिट्री के न्यू यूनिफॉर्म मॉडल्स हैं। और वो गार्ड बोलता है हाँ तुमने सही पहचाना, लेकिन ये हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसीलिए केवल वो लोग इसे हासिल कर सकते हैं जो फाउंडेशन लेवल हो या उसके ऊपर के हो। और यिनिंग ऊपर की तरफ देखता है और उसे 2 टावर्स दिखाई देता है और यिनिंग उस गार्ड से पूछता है और वो गार्ड बताता है इस न्यू एरा की शुरुआत के बाद काफी सारी चीजें बदल गई हैं और अब यहाँ काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है और ये हमारा टावर उसी स्पेशल एनर्जी को इकट्ठा करता है। और एक गार्ड गैनपा कांग को ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है और यिनिंग के साथ वाला वो गार्ड यिनिंग से कहता है गैनपा कांग ने जो क्राइम किया है वो काफी बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी सजा तो मिलेगा, हमारे रूल्स के हिसाब से चोरी का सामान का पे भी कर दिया जाता है, तो भी गैनपा कांग को कम से कम 3 महीने का सजा तो होगा, इसके दौरान वो अनाथ बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। आपको समझाना चाहिए कि अगर प्रीशियस बीज सिटी पर हमला करता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपने प्रीशियस बीज से निपटने में हमारी मदद की है तो गैनपा कांग का मामला आसानी से हल हो जाएगा। और यिनिंग भी गैनपा कांग के साथ ऊपर आ जाता है और हम 2 हायरिंग के ऑफिसर्स को देखते हैं, तभी यिनिंग के साथ वाला गार्ड वहाँ आता है और उन लोग को रिपोर्ट करता है चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू, मैं स्टाफ ऑफिसर लिन हूँ। और चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है बताओ क्या मैटर है। और वो गार्ड सब कुछ बताने लग जाता है और उन्हें देख के यिनिंग मन ही मन कहता है ये एक लेवल 1 स्टेट का इमरजेंसी है, लेकिन ये इंस्पेक्टर डिंगफू फ्रंट लाइन में क्या कर रहा है, क्या उसे वहाँ ट्रूप्स का कमांड नहीं संभालना चाहिए। और वो इंस्पेक्टर डिंगफू यिनिंग के पास आता है और कहता है क्या तुम एक विजिटर हो, ठीक है तो आप गैनपा कांग की मदद करना चाहता है तो प्लीज मुझे ईमानदारी से अपना करेंट कल्टीवेशन बता दो, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, 20,000 जिंदगी दांव पर है। और यिनिंग मन ही मन कहता है एक इंटरमीडिएट प्रीशियस बीज और फाउंडेशन लेवल की बहुत सारे बीज यहाँ पर हमला कर रहे हैं और ये जैन सिटी की फोर्सेस इन बीज का सामना नहीं कर पाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं गैनपा कांग के लिए करूँ या यहाँ के सिटीजन्स को बचाने के लिए करूँ, मुझे किसी भी तरह से इनकी मदद करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास जाओ किंग भी तो है, इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यिनिंग इंस्पेक्टर डिंगफू से कहता है चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू, मैं इंटरमीडिएट बॉडी स्टेट पर पहुंच गया हूँ। और ये सुनकर इंस्पेक्टर डिंगफू और गार्ड जो यिनिंग को यहाँ लाया था वो भी हैरान हो जाता है और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है क्या तुम टेम्पर बॉडी स्टेज के कल्टीवेटर हो, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कई ज्यादा ताकतवर हो। और तभी उनके पास एक गार्ड आता है और उन्हें रिपोर्ट करता है चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू इंटरमीडिएट प्रीशियस बीज होंग सिटी में दिखाई दिया है, इसलिए जेंग ही अभी री-इन्फोर्समेंट ट्रूप को लीड करके होंग सिटी की ओर जा रहा है, इसलिए मुझे डर है कि कल तक हमारे पास बैकअप नहीं पहुंच पाएगा।
और ये सुनकर यिनिंग के साथ वाला गार्ड कहता है, चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू, अगर गार्ड को ये बात पता चल गया कि रीइंफोर्समेंट टीम कल तक यहाँ नहीं आने वाला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है, शट अप, कल तक हमें अपनी हिम्मत बनाए रखना होगा। यहाँ 20,000 लोगों की जिंदगी दाव पर लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता हमारी एक गलती की वजह से सभी लोग 20 का खाना बन जाए। लेकिन बस 3,000 गार्ड्स के साथ हम उन प्रीशियस पीस को कैसे रुक पाएंगे, और उनमें से तो एक इंटरमीडिएट प्रीशियस पीस। और इंस्पेक्टर डिंगफू के साथ वाला ऑफिसर कहता है, हमारे पास डिफेंस के लिए फोर्ट्रेस है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे आर्मी की हिम्मत, ना कि उनकी नंबर। हमें हर कीमत में अपनी सोल्जर्स की हिम्मत बढ़ाना होगा। और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और वो ऑफिसर बोलता है, हमें उन्हें उम्मीद देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए रीइंफोर्समेंट जल्दी आने वाला है। और ये सुन के उनके अंदर हिम्मत बढ़ेगा और वो लोग अपनी पूरी जान लगा के लड़ेंगे और इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगे। और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि जल्दी बैकअप आ रहा है और उसे सच बनाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। और इंस्पेक्टर डिंगफू यिनिंग के पास जाके कहता है, प्लान ये है, लेकिन मुझे बता, ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मिलिट्री एडवाइजर की एक्टिंग करना होगा और उन्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें अपनी ताकत दिखाना होगा, और उसके बाद मैं उन्हें कमांड कर लूंगा और उसके बाद रीइंफोर्समेंट आ जाएगा और सिटी की 20,000 लोगों को जान बचा लेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले की रिपोर्ट को चीफ इंस्पेक्टर क्वीन और हायर अप्स को बता दूंगा। और यिनिंग मन ही मन कहता है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं असल में मिलिट्री एडवाइजर नहीं हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी ग्रैंडपा कांग कहता है, यिनिंग, हम सभी तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और इसके अलावा चीफ इंस्पेक्टर डिंगफू ने कहा कि वो हायर अप से बात कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यिनिंग, प्लीज हमारी हेल्प करो। और यिनिंग मन ही मन कहता है, सच कहूँ तो मैं इन लोगों को यहाँ 20 के हाथों मरते हुए नहीं देख सकता। और इंस्पेक्टर डिंगफू ने भी तो कहा है वो सब कुछ देख लेगा। और यिनिंग इंस्पेक्टर डिंगफू से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और ये सुन के इंस्पेक्टर डिंगफू कहता है, 20,000 लोग और 3,000 सोल्जर तुम्हारे कर्जदार होंगे। और ये कहके अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है, जल्दी जाओ और यिनिंग के लिए हाई रैंक की यूनिफॉर्म लेके आओ। और उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यिनिंग ने हाई रैंक की यूनिफॉर्म पहन लिया है। और स्नैक डेमन कहता है, मास्टर आप तो बहुत कूल और हैंडसम दिख रहे हैं। और यिनिंग उसके बाद सोल्जर्स के पास आता है और उसके बाद उन सोल्जर्स की कमांडर कहता है, सीनियर मिलिट्री एडवाइजर, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। और इंस्पेक्टर डिंगफू यिनिंग के पास आके कहता है, सर आप यहाँ सही टाइम पर पहुँचे हैं। इस सिटी की 20,000 लोग और 3,000 सोल्जर्स आपकी स्वागत करते हैं। और यिनिंग बोलता है, ऐसे फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, मिलिट्री एडवाइजर होने के तौर पर ये तो मेरे कर्तव्य है। और इंस्पेक्टर डिंगफू अपनी सोल्जर से कहता है, मिलिट्री ने हमें अवेंडन नहीं किया है, इस मुसीबत के दौरान हमारे लिए जल्दी से जल्दी मदद भेज रहे हैं। इस पीस के अटैक के दौरान हमारे जैन सिटी को बचाने के लिए मदद भेज रहे हैं। और ये सब सुन के उन सारे सोल्जर्स में हिम्मत आ जाता है और वो सारे सोल्जर नारे लगाने लग जाता है, हम उन 20 को मार के जैन सिटी से दूर भगा देंगे। और यिनिंग ये सब देख के मन ही मन कहता है, इंस्पेक्टर डिंगफू का एक्टिंग एकदम लाजवाब है, क्या एक्टिंग करता है, इसको तो एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब ये सब अच्छी तरह से हो जाएगा क्योंकि हमने इन सोल्जर्स की हिम्मत को बढ़ा दिया है। और स्नैक डीमन कहता है, मास्टर इस सिटी पर हमला होने वाला है, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? और यिनिंग बोलता है, हाँ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और स्नैक डीमन कहता है, ठीक है मास्टर। और यिनिंग मन ही मन कहता है, अगर जियाओ किंग ने अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया तो सबको पता चल जाएगा कि जियाओ किंग डीमन रेस से है, लेकिन इस टाइम हजारों लोगों की जान खतरे में है, इसलिए बता भी चल जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सारे सोल्जर्स 20 से लड़ना शुरू कर चुके होते हैं और एक कमांडर उन सभी सोल्जर्स को कमांड देते हुए बोलता है, बटालियन सबसे पहले फॉर्मेशन बनाओ। और इंस्पेक्टर डिंगफू कहता है, ये सारे 20 तो बहुत ताकतवर हैं, हमें इन्हें रोकने के लिए केवल हमारे फोर्ट्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए हमें उन्हें गार्ड लगा के रास्ते में रोकना होगा और फोर्ट्रेस से लॉन्ग रेंज से हमला करेंगे, इसकी वजह से काफी डैमेज पहुंचेगा उन्हें और वो सारे 20 डर के भाग जाएंगे। ये अफसोस की बात है, जैन सिटी के गार्ड्स को पहले सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग मिलता था, अगर ये लोग न्यू एरा की स्किल्स को यूज कर पाते तो बहुत अच्छा होता। और यिनिंग ये सुन के कहता है, न्यू एरा का स्किल, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है, मैजिक एरा, मैंने सुना है सारे मिलिट्री एडवाइजर मैजिक एरा का यूज करते हैं, उन मैजिक एरा से स्पेशल एनर्जी खींच सकते हैं और उन स्पेशल एनर्जी के इस्तेमाल करके पूरी ट्रूप्स की ताकत तेजी से बढ़ा सकते हैं। और कुछ मैजिक एरास में तो प्रीशियस 20 के ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस टाइम एरा की स्पेशल एनर्जी की मदद से सोल्जर्स की इंजरी भी रिकवर हो सकता है। और यिनिंग ये सुन के मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है लीना 9 नेदर सोल्ड एरा अपनी डिमोनिक क्यूआई को शांत करने के लिए डिमोनिक रेस की ब्लड क्यूआई को यूज कर रहा था और ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ काम कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डिमोनिक रेस एरा टूल्स का यूज करते हैं? और यिनिंग स्नैक डीमन की तरफ देखने लग जाता है और स्नैक डीमन कहता है, मास्टर मेरी तरफ ऐसा मत देखो, आप मुझे जानते हैं, हमारा कल्टीवेशन मेथड फोकस है बॉडी और ताकत पर और मुझे ऐसा लगता है लॉर्ड बाइजू भी एरा बनाना जानता है। और यिनिंग ये सुन के बोलता है, बाइजू सिर्फ एक नॉर्मल एल्केमिस्ट है। और इस तरह उन 20 पर जोरों से हमला होते जा रहा होता है। तभी एक सोल्जर इंस्पेक्टर डिंगफू के पास आके कहता है, चीफ, पहले बटालियन की कुछ गार्ड्स को काफी चोट लग चुका है, वो लोग उन 20 को ज्यादा देर के लिए और नहीं रुक सकते। और ये सुन के इंस्पेक्टर डिंगफू बोलता है, मेरी ऑर्डर है कि पहले बटालियन के इंजर्ड लोगों को फोर्ट्रेस में वापस ले आओ और जल्दी से दूसरे बटालियन को पहले बटालियन की मदद करने के लिए
बेले बेचो। और इंस्पेक्टर डिंगपू यिनिंग से कहता है अगर हम बेले से इस जगह पर कुछ इंतजाम कर पाते तो कम से कम आधी फैसिलिटीज को तो रोक सकती थी। तभी जमीन के अंदर से एक स्कॉर्पियन बीस निकलता है और यिनिंग उसे देख के कहता है यह तो सैन आर्मर रेड आई स्कॉर्पियन है। और इंस्पेक्टर डिंगपू कहता है इस प्रीशियस बीस की वजह से हमारी परेशानियां और बढ़ गई है। ये तो जमीन के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो फोर्ट्रेस के अंदर आसानी से घुस सकता था जमीन के अंदर से। और एक कमांडर बोलता है जल्दी से उस बीस पर हमला करो और उस स्कॉर्पियन पर जोरों से हमला होने लग जाता है। और इंस्पेक्टर डिंगपू कहता है इसे तो हमारे हमलों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसकी बॉडी काफी सख्त है। रुको, ये तो फोर्ट्रेस की पैचेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये तो बेली बटालियन की इंजर्ड लोगों को फोर्ट्रेस में वापस आने से रोकना चाहता है। और चिल्ला के कहता है हमें इसे जल्दी से मारना होगा, नहीं तो ये 20 बेले और दूसरी बटालियन को ट्रैप में फंसा के मार देगा। हमें जल्दी से इंजर्ड लोगों को फोर्ट्रेस के अंदर वापस ले आना होगा, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे जल्दी से जल्दी मार गिराना होगा। तभी एक और स्कॉर्पियन जमीन के अंदर से निकलता है और ये देख के सभी लोग डर जाते हैं। और इंस्पेक्टर डिंगपू कहता है तो सैन आर्मर रेड आई स्कॉर्पियन, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर हमने एक स्कॉर्पियन को मार भी दिया तो दूसरा स्कॉर्पियन तो पेचेस को ब्लॉक कर देगा, इसकी वजह से इंजर्ड सोल्जर को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तभी यिनिंग इंस्पेक्टर डिंगपू से कहता है अब दूसरे स्कॉर्पियन को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसे संभाल लूंगा। और इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है क्या तुम इसे अकेले संभाल पाओगे? यह हमारा आखिरी मौका है। यिनिंग याद रखना, आपको बस इस स्कॉर्पियन को पीछे से दूर रखना है, इसे मारने के लिए खुद को ज्यादा फोर्स मत करना। पहले वालों को मारने के बाद हम आपकी मदद करने के लिए वहाँ आएंगे, जब तक आप वहाँ वेट करना। और यिनिंग बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। इंस्पेक्टर डिंगपू मुझे लगता है उसकी कमजोरी उसके नर्वस सिस्टम में है, मैं उसकी नर्वस सिस्टम ढूंढने की कोशिश करता हूँ और आप भी उसकी नर्वस सिस्टम ढूंढने की कोशिश करना। और इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम उसका नर्वस सिस्टम ढूंढ लोगे? अब ये मत कहना तुम्हें उसकी नर्वस सिस्टम मिलते ही तुम उसे मार दोगे। और यिनिंग बोलता है मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, यह सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। और इंस्पेक्टर डिंगपू बोलता है तुमने जैसे सजेशन दिया था मैं वैसा ही करूंगा, हमारे पास सारा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं पहले जाऊंगा। और ये कहकर स्कॉर्पियन का सामना करने चला जाता है और चिल्ला के कहता है चलो साथियों लौटने का रास्ता साफ करें। और यिनिंग मन ही मन कहता है तो सोल्जर्स ऐसे होते हैं। और यिनिंग स्नेक डीमन से कहता है चौकिंग मेरे साथ रुकना और मेरी मदद करना और स्नेक अटैक से सावधान रहना और याद रखना तुम्हें मुझे सेफ रखना है। और स्नेक डीमन बोलता है ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और यिनिंग अपनी स्वॉर्ड को बुला लेता है और मन ही मन कहता है मैं जब तक स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता जब तक मैं गोल्डन कोर स्टेज में नहीं पहुंच सकता। लेकिन आओसुसु ने जो मुझे शूज दिया है उन्हें पहनकर दौड़ने में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और स्नेक डीमन से कहता है चलो उस स्कॉर्पियन का खेल खत्म करते हैं। और उस बिल्डिंग से कूदते हुए मन ही मन कहता है असल में मैं मिलिट्री से नहीं हूँ, जब तक मैं इस यूनिफॉर्म को पहनिए रखूंगा तब तक मैं इंसानों की रक्षा करूंगा। और कुछ सोल्जर उन्हें जाम करते हुए देख के कहता है ये तो मिलिट्री एडवाइजर है जो लड़ने के लिए शामिल हुआ है, तो ये टेम्पर बॉडी स्टेज में है, ये तो काफी ताकतवर है। और वो फोर्ट्रेस के ऊपर से ऐसा कूद रहा है जैसे उसके लिए मामूली बात हो। और ग्रैंडपा कांग यिनिंग को देख के कहता है यिनिंग मुझे उम्मीद है कि मैंने सही सोच किया है। और यिनिंग और स्नेक डीमन वहाँ पहुँच जाता है और यिनिंग अपने स्वॉर्ड को स्कॉर्पियन पर टांगते हुए कहता है मेरी इंजर्ड सोल्जर्स के रास्ते को रोकने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, आज मैं तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये कहकर स्कॉर्पियन के पास तेजी से जाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड की सेकंड स्किल को यूज करता है और उस स्कॉर्पियन पर जोरदार हमला कर देता है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन जरूर दबाना और हम लेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।